हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। जो एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन को उठाते हैं, जो ज़्यादातर वही क्वेश्चन होते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए। तो आज की क्लास से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। तो क्लास को आपको अंत तक देखना है, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेगा। जो भी आज की क्लास से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते हुए चलेगा। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। ऑप्शन अनुच्छेद 83, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 82। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तब अपना आंसर देना है। और ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या अनुच्छेद 83 होगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अनुच्छेद 81, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अनुच्छेद 82, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 81 से अभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 81 में क्या दिया गया है? तो लोकसभा की संरचना दी गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निरर्ता के प्रावधान है? अनुसूची 11, अनुसूची 10, अनुसूची 8 या अनुसूची 9। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एसएससी सीपीओ 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आपको आंसर देना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दल बदल संबंधी कौन सी अनुसूची होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या अनुसूची 11 होगी? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्या अनुसूची यहाँ पर 8 होगी? ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 9 होगी? ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन दूसरा ही हमारा यहाँ पर सही, अनुसूची 10। ऐसे भी आप यहाँ पर याद कर सकते हो, द से दल और द से 10। आप यहाँ पर भी द से दल और द से 10वीं अनुसूची, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगर यहाँ पर देखें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायिका की निरर्ता के प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूची 11 से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अनुसूची 11 में क्या दिया गया है? पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए। अनुसूची 11 में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। यहाँ पर आपको रिट बताना है कि कौन सी रिट के अंतर्गत ये कार्य होगा। यहाँ पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 2 प्रतिषेध, ऑप्शन 3 परमादेश, ऑप्शन 4 अधिकार परीक्षा। एसएससी सीजीएल 2017 और एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, और ये अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है ये? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? आपको यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 19। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान दिया गया है कि कमजोर वर्गों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान किसमें दिया गया है? यहाँ पर अनुच्छेद 16 में दिया गया है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में राज्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 आयरलैंड, ऑप्शन 4 फ्रांस। एसएससी एमटीएस 2011-21 और एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको अपना आंसर देना है कि यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अमेरिका, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फ्रांस, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये कितने सदस्यों का मनोनयन के लिए लिया गया है? 12 सदस्य। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 12 सदस्यों का मनोनयन यहाँ पर कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया? यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये आपको बताना है कि किसके अंतर्गत भारतीय संविधान का यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया गया। केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, बेरुवाड़ी संघवाद या AK गोपालनवाद। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? केशवानंद भारती केस, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। गोलकनाथवाद, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। AK गोपालन, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा से बेरुवाड़ी संघवाद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया है। और ये केस कब का है? 1960 का। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? ऑप्शन अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा नामित। ऑप्शन 2 देशी राज्यों द्वारा नामित। ऑप्शन 3 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन 4 अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी निवेशकों द्वारा नामित। यूपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा की निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? कौन सी पद्धति थी आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देशी राज्य द्वारा नामित, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी निवेशकों द्वारा नामित। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन पहला 14 से 31 जुलाई 1947, 6 से 17 अक्टूबर 1949, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 या 16 मई से 16 जून 1949। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन पहला 14 से 31 जुलाई, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 4 नवंबर से 8 जनवरी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 16 से 16 जून, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में संविधान सभा का 10वां सत्र आयोजित किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र व राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि केंद्र व राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यह आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आयरलैंड, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अमेरिका, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा एक यहाँ पर बचा है, कनाडा के संविधान से केंद्र व राज्यों के बीच विषयों के बंटवारे का प्रावधान लिया गया है। कनाडा देश से लिया गया है। कनाडा देश से और क्या क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के साथ संघात्मक शासन, संघ के यहाँ पर संघ के स्थान पर यूनियन शब्द भी वहाँ से लिया गया। अपशिष्ट विषय केंद्र, ये भी यहाँ से ही लिए गए। तो यहाँ पर आप 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ही ली गई है।
संघ के स्थान पर यूनियन शब्द ये भी वहीं से ही लिया गया, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। सरकार भारतीय संविधान के खालिस्तान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। तो ये आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21। SSC CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको अपना आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 15, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अनुच्छेद 19 ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 17 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही, अनुच्छेद 21। सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 21। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 14। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से अनुच्छेद 17 में यहाँ पर अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विधि के समक्ष समता, ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस में दिया गया? अनुच्छेद 15 में दिया गया है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हमारा प्रयास जारी रहेगा ऐसे ही और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, तो हमें भी मोटिवेशन मिले। इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन वीडियोज के मिलते रहे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? सहकारिता, पंचायत, नगरपालिका या संघ राज्य संबंध। आपको बताना है कि भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है, यह आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा? सहकारिता, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नगरपालिका, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। संघ राज्य संबंधी, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? तो पंचायतों के संबंध में प्रावधान दिए गए भाग 9 में। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1951, 1955, 1964 या 1959। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से 1955। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? यानी कि भारत के नागरिक बनने की शर्त के अंतर्गत क्या गलत है, क्या गलत तरीका, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन पहला वंश द्वारा नागरिकता, ऑप्शन 2 देशीकरण द्वारा नागरिकता, ऑप्शन 3 संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, ऑप्शन 4 जन्म से नागरिकता। SSC CPO 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने की कौन सा गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए वंश द्वारा नागरिकता, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर गलत सूचीबद्ध कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। जन्म से नागरिकता, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। तो
तो संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, यही गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ पर पहले कितना था, 11 वर्ष था, और अब आपको ये बताना है कि कितने घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर अब कितने वर्ष कर दिया गया है, ये बताना है। 7 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष। छत्तीसगढ़ PCS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या 7 वर्ष होगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 8 वर्ष नहीं होगा, 9 वर्ष नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर 5 यहाँ पर सही है। 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर अब कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। CGL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें, क्या केरल सरकार ने बनाई? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कर्नाटक, ये भी नहीं होगा। तमिलनाडु, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो तेलंगाना सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई है। तो कौन सी सरकार ने बनाई? तेलंगाना सरकार ने बनाई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थल की रक्षा करनी चाहिए? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 50, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 48A। SSC MTS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 50, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 39A ये भी नहीं होगा। 48A ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो अनुच्छेद 49 भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद 49 यह आदेश देता है कि राज्य में कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थल की रक्षा करनी चाहिए। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 49 के अंतर्गत होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 48। बताइए, अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 47, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अनुच्छेद 45 ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 48 ये भी नहीं होगा। तो अनुच्छेद यहाँ पर 46 भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद है जो जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नीति निर्माण के लिए राज्य द्वारा पालन किया जाने वाला कौन सा निदेशक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना है। ऑप्शन समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन 2 कम उम्र के बच्चों का दुरुपयोग नहीं, ऑप्शन 3 आर्थिक व्यवस्था के संचालन के धन का संकेंद्रण, ऑप्शन 4 समुदाय के कल्याण के लिए भौतिक संसाधनों का स्वामित्व। ये आपको बताना है कि नीति निर्माण के लिए राज्य द्वारा पालन किया जाने वाला कौन सा निदेशक सिद्धांत नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, समान काम के लिए समान वेतन, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कम उम्र के बच्चों का दुरुपयोग नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। समुदाय के कल्याण के लिए भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, आर्थिक व्यवस्था के संचालन के धन का संकेंद्रण, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग, नीति निर्देशक तत्व क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व संविधान के
संविधान के भाग भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। यहाँ भी आप नोट करते चलेगा, दोनों ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए। संविधान के कौन से भाग में दिए गए? भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 तक के यहाँ पर दिए गए नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन सा कदम उठाएगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य या राज्यपाल? अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है को क्वेश्चन में क्या यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन कदम उठाएगा? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, आपको बताने की कौन कदम उठाएगा। क्या प्रधानमंत्री उठाएगा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। राष्ट्रपति, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। राज्यपाल, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो कौन कदम उठाएगा? राज्य कदम उठाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन 2 स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन 3 अयंगर समिति की, या ठक्कर समिति की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तराखंड PCS में 2002 में पूछा गया है, यूपी PCS 2008-12 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनर ये ऐसे क्वेश्चन उठाता है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ऑप्शन पहला बलवंत राय मेहता समिति, तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा अयंगर समिति की, ये भी नहीं होगा। ठक्कर समिति, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पर स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का के द्वारा। तो किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976, ये भी डेट भी पूछी जाती है। और कौन सा संविधान संशोधन है ये भी पूछा जाता है, सन भी पूछा जाता है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य नहीं थे? यहाँ पर कौन सदस्य नहीं थे ये आपको बताना है। SS रे, हरिदेव जोशी, AR अंतुल्य, CS स्टीफन। आपको अपना आंसर देना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। कौन सदस्य नहीं थे? हरिदेव जोशी जी सदस्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन नहीं थे? हरिदेव जोशी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संबंध में यहाँ पर कथन दिए गए, आपको बताने कि कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन पहला, इसकी चर्चा केवल मूल कर्तव्यों के अंतर्गत ही की गई है। ऑप्शन 2, इसकी चर्चा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन 3, इसकी चर्चा न तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है और न ही मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन 4, इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्य दोनों में की गई है। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए गए, आपको बताने कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। इसकी चर्चा केवल मूल कर्तव्यों के अंतर्गत दी गई है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसकी चर्चा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसकी चर्चा न तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और न ही मूल कर्तव्यों में की गई है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बचा है, इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों दोनों में की गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन पहला भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन 2 भाग 12 और अध्याय 1, ऑप्शन 3 भाग 12 और अध्याय 2, ऑप्शन 4 भाग 11 और अध्याय 2। BPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। भाग 11 और अध्याय 1 के अंतर्गत भारतीय संविधान के ये भाग 11 और अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? ऑप्शन पहला अधित्याग का सिद्धांत, ऑप्शन 2 सार एवं तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन 3 पृथक्करणीयता का सिद्धांत, ऑप्शन 4 आच्छादन का सिद्धांत। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही होगा। कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से सार एवं तत्वों का सिद्धांत। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर है? राज्य द्वारा कर कौन सा लगाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, संपदा शुल्क या निगम कर। एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है। सीमा शुल्क तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। निर्यात शुल्क ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। निगम कर ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हमारा संपदा शुल्क। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आक्रमण, यानी कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर जो आपातकाल घोषित किए जाते हैं, 3 प्रकार के आपातकाल है जो घोषित किए जाते हैं, उनके दौरान भी भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे अनुच्छेद है जो निलंबित नहीं किए जा सकते? ऑप्शन अनुच्छेद 15 और 17, अनुच्छेद 30 और 32, अनुच्छेद 14 और 16, अनुच्छेद 20 या 21। आपको बताने की कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते आपातकाल के दौरान, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहला ऑप्शन 15 और 17 तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अनुच्छेद 30 32 ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 14 और 16 ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बचा है अनुच्छेद 20 21। ये यहाँ पर आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान में यह अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते। कौन कौन से? 20 और 21। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ऑप्शन 1963 69, ऑप्शन 2 1961 67, ऑप्शन 3 1962 68 या 1961 65। आपको बताना है कि अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से 1962 68 में ये पहली बार, ये प्रथम क्या था यहाँ पर राष्ट्रीय आपात था जो प्रथम बार लगाया गया था, प्रथम बार। द्वितीय बार का भी पूछा जाता है तो दूसरा कब लगाया गया था? दूसरा आपातकाल कब लगाया गया था? 1971 में लगाया गया था। और तीसरा आपातकाल तीसरा लगाया गया था 1975 में। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो इस घोषणा को संसद द्वारा के भीतर मंजूरी देनी होगी, यानी कि कितने माह के अंदर यहाँ पर मंजूरी देनी होगी ये आपको बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में लगातार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो इस घोषणा को संसद द्वारा कितने दिनों के भीतर मंजूरी देनी होगी? 3 माह, 1 वर्ष, 6 माह या 1 माह? अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए पहला तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, 1 वर्ष नहीं होगा, 6 वर्ष नहीं होगा। तो इसे मंजूरी कितने दिनों में देनी होगी? 1 माह में मंजूरी देनी होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 85। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अनुच्छेद 108 के अंतर्गत भारत के संविधान का ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 108 हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। प्रणब मुखर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यशवंत सिन्हा या शशि थरूर? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे?
ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखे प्रणब मुखर्जी, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी नहीं होगा। शशि थरूर, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? यशवंत सिन्हा इनके प्रतिद्वंदी थे। द्रौपदी मुर्मू जी ने 26 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो ये कब की थी? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए 26 जुलाई 2022 को 15वें नंबर की। ये भी यहाँ से पूछा जाता है कि कितने नंबर की यहाँ पर राष्ट्रपति बनी है, तो 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति है, इन्होंने शपथ ग्रहण किए। तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह शर्त निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? यहाँ पर नहीं पूछा गया, ये आपको बताना है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 59? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह शर्त निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? आपको यहाँ पर बताना है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 59 के अंतर्गत ये होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को एक तो लाइक आपका बनता है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है तो ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं भी आ रहा है। अगर आपको हमारे कंटेंट में कुछ कमियाँ दिखाई दे रही तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सके। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी अच्छा प्रयास करेंगे और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 33वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है? ऑप्शन पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन 2, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन 3, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन 4, भारत का महान्यायवादी। आपको बताना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन अपना पद धारण कर सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकता है। और ये किस अनुच्छेद के अनुसार होगा? अनुच्छेद 76(1) के अनुसार। तो ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कितने अनुमोदक होने चाहिए? ऑप्शन पहला 20 अनुमोदक। ऑप्शन 2 30 अनुमोदक। ऑप्शन 3 40 अनुमोदक। ऑप्शन 4 10 अनुमोदक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कितने अनुमोदक होने चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 20 अनुमोदक होने चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल 2018, सीजीएल 2010, 16, 19, स्टेनो 2024 और एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी संभावना आगे भी आने के एग्जाम में बढ़ जाती है। भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को, या राज्य के एडवोकेट जनरल को? आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी भारत का महान्यायवादी माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? ऑप्शन पहला, राष्ट्रीय एक परिषद, नीति आयोग, राज्य वन्य जीव बोर्ड। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के मुखिया होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला, केवल एक। ऑप्शन 2, केवल 2। ऑप्शन सी, 2 तथा 3 दोनों। ऑप्शन 4, 1, 2, 3 सभी। आपको बताना है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल
2018, 19 और CGL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने कि भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित निकायों में से किन के मुखिया होते हैं। राष्ट्रीय एक परिषद, इसके तो ये तो ऑप्शन हमारा सही है। नीति आयोग के और भारतीय वन्य जीव बोर्ड के, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही है। 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पर सही है, इनके मुखिया होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से लोकसभा से नियुक्त होने वाले प्रधानमंत्री है। HT देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से लोकसभा से नियुक्त होने वाले प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। HT देवगौड़ा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इंदिरा गांधी, ये भी नहीं होगा। इंद्र कुमार गुजराल, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो नरसिम्हा राव लोकसभा से नियुक्त होने वाले प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया है। ऑप्शन पहला 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन 2 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन 3 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन 4 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। BPSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। ऑप्शन पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन 3 मोरारजी देसाई, ऑप्शन 4 इंदिरा गांधी। MPPCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन पहला संधियों की पुष्टि, ऑप्शन 2 अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन 4 विचार विमर्श और चर्चा, ऑप्शन 4 कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति। SSC MTS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा हथियार शक्तिशाली हथियार है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अविश्वास प्रस्ताव, ये सबसे शक्तिशाली हथियार है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव हमारा यहाँ आंसर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है। ऑप्शन पहला अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है जब अध्यक्ष का चुनाव संभव न हो। ऑप्शन दूसरा सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। ऑप्शन 3 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना। ऑप्शन 4 चुने हुए सदस्यों का प्रमाण पत्र जांचना कि क्रम में है या नहीं। SSC CGL 2010 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसका कार्य क्या होगा, तो सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना, ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं PCS 1997 और उत्तराखंड PCS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। प्रधानमंत्री द्वारा ये भी नहीं होगा। संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है। 3 बार, 1 बार, 2 बार या 4 बार। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है।
ऑप्शन यहाँ पर देखिए 3 बार, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 1 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हमारा 2 बार, कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। और ये अनुच्छेद 85, यह है अनुच्छेद 85 1 के अनुसार होगा। जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? यहाँ पर नहीं, आपको बताना है कि कौन सा शब्द नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। वित्तीय विनियोग विधेयक, यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है विनियोग विधेयक, ऑप्शन दूसरा वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन 3 भारत की संचित निधि या बजट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, विनियोग विधेयक, ऑप्शन हमारा नहीं होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भारत की संचित निधि, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, बजट। बजट शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। पहला ऑप्शन राज्य को अनुदान प्रदान करने के लिए, ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक के धन उधार लेने के लिए, ऑप्शन 3 सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ऑप्शन 4 निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आपको बताना है कि लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि किसकी अनुमति प्रदान यहाँ पर करता है। राज्य को अनुदान प्रदान करने के लिए, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। निंदा प्रस्ताव नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर कटौती प्रस्ताव। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु होती है 32 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु कितनी आयु होनी चाहिए। 32 वर्ष, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 25 वर्ष, ये भी नहीं होगा। 35 वर्ष नहीं होगा। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन खालिस्तान की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन से वर्ष में की गई है। वर्ष 1961, वर्ष 1981 या वर्ष 1991 या वर्ष 1971। MPPSC 2008 और BPSC 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन से वर्ष में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें, क्या 1961, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 1981 नहीं होगा। 91 नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, वर्ष 1971। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर है। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 135 या अनुच्छेद 138। SSC CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 137। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन पहला अनुच्छेद 127, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 128। SSC CPO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें, अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 भारत के संविधान का ये अनुच्छेद है जो विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।